नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपके कन्फ्यूजिंग वर्ब को पढ़ेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफ़िनेटली यहाँ से बनता है और ये कन्फ्यूजिंग वर्ब होती कैसी हैं? यानी कि कुछ ऐसी वर्ब जो दिखने में प्रोनंसिएशन करने में एक जैसे रहती हैं, किंतु उनके मीनिंग क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक आपकी ऐसी वर्ब है जो कि आपकी जैसे कि लाई है, लाई जिसका मतलब होता है झूठ बोलना भी होता है, लाइ का मतलब लेटना भी होता है, लाइ का मतलब होता है न्यौछावर करना या फिर आपका अंडा देना, इस तरीके का भी इसका मीनिंग आता है। तो यानी कि लाइ इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सिमिलर होती है। कई बार जब हम लेटने की पढ़ते हैं, तो लेटने की लाई, ले, लेन जैसे हम पढ़ते हैं, इसका भी मतलब क्या है आपका लेटना और एक होती है लाइ, लाइड, लाइड यानी कि झूठ बोलना। तो यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कन्फ्यूज़िंग की तरीके से हमें ट्रीट होते हुए दिखती हैं और यही हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी होती हैं और एग्ज़ामिनर यहाँ से हमें क्वेश्चन पुट करता है कि जो स्टूडेंट है उसे कितनी चीज़ें इन कन्फ्यूज़िंग वर्ब के बारे में पता रहती हैं। जल्दी से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कन्फ्यूज़िंग वर्ब आती है जिसका नाम है वियर। वियर की सेकंड ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म आपके पास वॉर एंड थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी वॉर। इसका मतलब होता है जन्म देना या फिर पैदा देना या पैदा करना। अब देखिए इसकी एक और इसी के तरीके से दिखने वाली सेम होती है जिसका भी हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हमें सेंटेंसेस के यूजेस के आधार पर इन्हें पुट करना होता है या एक प्रकार से सेंस के अकॉर्डिंग कि हमें वहाँ पे सेंस समझना होता है कि यहाँ पे बात क्या की जा रही है और हम उससे उस बात से इंडिकेशन ले पाएँ कि यहाँ पे कौन-सा वर्ड पुट होना वाला था और कौन-सा यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो देखिए वेयर की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ पे सेम है, वी की सेकंड फॉर्म भी सेम है, बट वी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है डिफरेंट है। जब भी आपका मीनिंग बर्दाश्त करना या फिर किसी चीज़ को सहन करने के बारे में सेंस आता है, तब भी आप सेम वर्ब यूज़ करते हैं बट इसकी जो वी थ्री फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। बट प्रोनंसिएशन इनकी एक जैसी है, मैंने अभी बोला। कन्फ्यूज़िंग वर्ब कैसी होती हैं जिनके प्रोनंसिएशन एक जैसी होती हैं, दिखने में एक जैसी रहती हैं, वो वर्ब्स होती हैं आपकी कन्फ्यूज़िंग वर्ब। कई बार हम धोखा खाते हैं कि इनको पुट करने में, इनका यूज़ेज़ करने में। तो यही हमें चीज़ें यहाँ पे सीखनी है। तो बियर का मतलब हुआ जन्म देना, पैदा करना। दूसरा मीनिंग हुआ बर्दाश्त करना, सहन करना। किंतु इनकी जब वर्ब की तरीके से इन्हें ट्रीट करेंगे तो इनकी वर्ब्स क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट हो जाएँगी। जैसे पहला है बियर, सेकंड बन जाएगी इसकी वॉर एंड थर्ड बॉर्न मतलब जन्म देना। बियर, वॉर, बॉर्न सेम है बट यहाँ पे हमें लास्ट में क्या दिखेगा? ई दिखेगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका जैसे कि इसमें आपने क्या करना है एरर फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे आपका सेंस गलत बन रहा है। देखिए सेंटेंस में लिखा गया है ही वाज़ बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ़्लुएंट फैमिली। बोला गया है कि उसका जन्म जो है गरीब माता-पिता के यहाँ पे हुआ है और इसका जो लालन-पालन पोषण है वो कहाँ पे हुआ है एफ़्लुएंट फैमिली में हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब लगाई गई है वो कौन-सी लगाई गई है? वॉर्न लगाई गई है। मतलब ई लगा है इसके साथ ना कि यहाँ पे बर्दाश्त करने के बारे में सेंस नहीं आ रहा है। सेंस आ रहा है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है? गरीब माता-पिता के हुआ है। किंतु उसका जो लालन-पालन पोषण है वो कहाँ पे हुआ है आपका? अमीर फैमिली में हुआ है। तो यानी कि इसमें एरर जो थी इस वाले पार्ट में है, पार्ट नंबर ए में रहेगी। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बॉर्न लिखना है, वी की 3 फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट आपकी जो कन्फ्यूज़िंग वर्ब रहती है वो है आपकी सिंक। सिंक, सैंक, संक। सिंक का मतलब भी होता है डूबना और आपका ड्राउन का मतलब भी रहता है आपका डूबना। सिंक का मतलब होता है निर्जीव वस्तु के डूबने पे, यानी कि जो नॉन लिविंग होगी, जिसमें प्राण नहीं होंगे, अगर वो चीज़ डूब रही होगी, चाहे आपका पेन डूब जाए, चाहे जहाज़ पानी में डूब जाए, चाहे किश्ती पानी में डूब जाए, कुछ भी डूब जाता है पानी में बट उसके अंदर प्राण नहीं होने चाहिए, देन हम आपका यूज़ करेंगे सिंक का। किंतु जिस ऐसी कोई वस्तु जिसके अंदर प्राण हो, जैसे कोई आपका जानवर डूब जाए, कोई इंसान डूब जाए, तो उसके लिए हम कौन-सी वर्ब यूज़ करेंगे? ड्रॉन। ठीक है, डूबने के लिए हम सिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन भी। बट इनका यूजेस क्या है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा आपका थिंग्स एंड आपका समवन के लिए। समवन के लिए हम यूज़ करेंगे यानी कि समवन यानी कि कोई इंसान के डूबने पर हम ड्रोन यूज़ करेंगे और समथिंग यानी कि किसी वस्तु के डूबने पर हम आपका सिंक यूज़ करते हैं। क्लियर है? एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका।
ओइंग टू हैवी रेन द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशंस फाइंड द एरर करना है। अब देखिए हैवी रेन्स के कारण जो शिप था वो ड्रॉन हो चुका है यानी कि डूब गया है इन मिडल ऑफ द ओशन। अब ड्रॉन हमने पढ़ा कि ड्रॉन आपका तो अ, जीवित वस्तुओं के लिए होता है किंतु डूब क्या रहा है यहाँ पे शिप डूब रहा है। इंसान के डूबने के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। अगर शिप डूब गई है तो हम यहाँ पे ड्रॉन ना लिखकर हम क्या लिखेंगे संक लिखेंगे। अब ये आपकी V2 यूज़ की गई थी, मैं भी यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ आपकी V2 ही यूज़ करूँगा। सिंक, सैंक, सैंक नहीं आएगी क्या संक नहीं आएगी, क्या आएगी यहाँ पे सैंक आएगा। द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशन। अब देखिए यहाँ से मैंने किस प्रकार से V2 यहाँ पे पुट की है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपका पास ये वाला दे रखा है और अगर आपकी V2 है, हाउ टू डिसाइडेड कि आपकी V2 होगी और ये आपकी V3 होगी। तो हम डिसाइडेड करते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा ही आपकी V3 लगती है और V2 जब हमने पढ़ी है आपके पास्ट की इंडेफिनिट में, तो इसके साथ कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें सेंटेंस की नीड बता रही है कि यहाँ पे हमें V2 ही यूज़ करनी है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। पहली है आपकी लाई, सेकंड फॉर्म रहेगी लाइट, थर्ड फॉर्म भी सेम है आपकी लाइट। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसके बाद थर्ड फॉर्म है आपकी एक नेक्स्ट आपकी लाई, ले, ले। जब भी लाई, ले, लेन इस तरीके से आता है देखिए ये आपकी सेम है, यहाँ पे सेम हो जाएगी। हमें बस यूजेस के आधार पर समझना है कि यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे सेंस आएगा लेटना, जब भी लेटना होगा चाहे गिरना होगा देन हम अप्लाई करेंगे लाई। एक और फॉर्म होती है ले, ये देखिए ये बिल्कुल सेम सेम है। ले, लेट, लेट होता है मतलब न्योछावर करना, कि हॉरिजेंटल लाइन पे कुछ चीज़ रख देना या फिर अंडा देना, ये सारी मीनिंग होते हैं ले के। ले, लेट, लेट न्योछावर करना यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे कुछ चीज़ रख देना। उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करते हैं ये तीनों। और तीनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने तीनों नोट डाउन करनी है, तो ये ध्यान रखना है। इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्ज़ाम्पल है, ही लाइड ऑन द ग्रास। एरर फाइंड आउट करनी है यहाँ पर भी। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एन्जॉयिंग द कूल ब्रीज़। अब देखिए यहाँ पे लाइड है V2। अब हाउ टू डिसाइडेड कि ये V2 है? अभी मैंने पीछे बोला अगर ये V3 होती, V3 भी है ना, V2 भी है, दोनों ही सेम है। जब ये दोनों ही सेम है तो हाउ टू डिसाइड कि आपकी V की 2 है या V3 है? तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पता है कि अगर V3 होती, अगर मैं इसे V3 मानता तो पीछे क्या आता? हेल्पिंग वर्ब आता ना। हमने कहाँ-कहाँ V3 पढ़ी है आपकी प्रेज़ेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में पढ़ी है। तो जब हमने प्रेज़ेंट के परफेक्ट में पढ़ी है तो हमने पढ़ा है हैज़ और हैव के साथ V3 पढ़ी है। यहाँ पे हमने हैड के साथ V3 पढ़ी है। यहाँ पे हमने विल हैव एंड शैल हैव के साथ V3 पढ़ी है। यानी कि V3 के लिए तो मुझे कंपल्सरी है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, होता है ना कि कई बार आपकी वी सेकंड एंड वी3 एक जैसी होती है, जैसे प्ले बोलेंगे प्लेड, प्लेड सेकंड है और प्लेड थर्ड भी है। वहाँ पे हमें कन्फ्यूजिंग होती है कि वी की सेकंड फॉर्म कौन-सी होगी और वी3 कौन-सी होगी। तो वो डिसाइड करने का काम कौन करेगा? आपका हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है। तो देखिए यहाँ पे 20 सेकंड लगाई थी मैंने और अब देखेंगे कि क्या 20 सेकंड ये वाली आ रही है आपकी, मतलब क्या है आपका? झूठ बोलना। अगर आपका मतलब झूठ बोलने का है, तो क्या ये सेंस बन भी रहा है? आगे वाला जैसे मैंने सेंटेंस से पूरा पढ़ा तो मतलब यहाँ पे एन्जॉय करने के बारे में बात की गई है। एन्जॉय करने के बारे में बात की गई है तो मतलब यहाँ पे लाइट नहीं आएगा, यहाँ पे लेटने के बारे में बात की है। वो कई घंटों तक क्या है ग्रास में लेटा रहा एन्जॉयिंग द कूल ब्रीज़, वह एन्जॉय करता रहा। तो लेटने का सेंस बन रहा है ना कि आपका झूठ बोलने का। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है ले। अब जैसे यहाँ पे बी2 आई थी तो यहाँ पर भी तो मुझे करेक्शन जो करेंगे तो वो भी तो बी2 में ही करेंगे ना। तो यहाँ पर भी कौन-सी वर्ब आएगी? बी2 ही आएगी। नेक्स्ट है आपका ही ले हिज लगेज असाइड एंड ही ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो एक ले यहाँ पर आया है आपका और एक ले आपका यहाँ पे आया। इन दोनों में से एक तो सही होगा और एक गलत होगा क्योंकि दोनों पार्ट में एरर तो होगी नहीं, एक पार्ट में एरर होगी। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। अब देखिए ले, एक ले यहाँ पे आया, एक ले ये वाला हो सकता है, एक ले आपका ये वाला हो सकता है। अभी आपका ये जो मैंने बोला ना हाउ टू डिसाइडेड V2, V1 ये कैसे डिसाइड करते हैं?
अभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमने डिसाइड करते हैं। अब देखिए ले है आपका, अगर मैं इसको V1 बोलता हूँ, तो आपको याद होगा अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेज़ेंट के इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, वी की सब्जेक्ट करते हैं, वी की फर्स्ट फॉर्म या और आपका ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, प्रेज़ेंट के इंडेफिनिट में, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। बट ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस या ईएस भी तो लगाते थे। कब लगाते थे? जब हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर हो। जब हमारे पास ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, देन हम आपके वर्ब के इसमें क्या लगाते हैं, एस या ईएस। अगर मान लेते हैं ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि ये वाली है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ तो मुझे क्या दिखना चाहिए था, एस या ईएस दिखना चाहिए था, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये आपकी ये यहाँ पे जो यूज़ की गई है, ये आपकी वी की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे क्या होगी, आपकी वी की सेकंड फॉर्म है और ये वी की सेकंड फॉर्म हुई है। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि वी की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? तो ये यूज़ होती है आपके पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट का इंडेफिनिट का रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट होगा, बी की सेकंड फॉर्म एंड आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके साथ कोई भी बी टू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लगाते ही नहीं है पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये ध्यान रखेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हमेशा ही आपकी वर्ब सेकंड ही रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस ई एस, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कोई भी आपका एस ई एस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे तो हमने डिसाइडेड कर ली कि ये यहाँ पे क्या आ रही है, आपकी ये वाली आ रही है बी टू। मतलब क्या है यहाँ पे लेटना, तो इसका मतलब क्या है, ही ले हिज लगेज, यानी कि वो लगेज के ऊपर लेट गया होगा या लेट रहा होगा या गिर गया होगा लगेज के ऊपर, तो ऐसा कोई सेंस बन नहीं रहा है। मतलब क्या आएगा यहाँ पे कि जो लगेज था वो उसने हॉरिजेंटल लाइन पे रख दिया। इसका मतलब तो ये भी है ना कि जो लगेज होगा हमारा, टैची होगी, तो वो हम नीचे रखेंगे उसे। तभी हम कहीं पर आगे चलकर क्या करेंगे, असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, फिर हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे ना। रेस्ट कैसे करते हैं, कोई सामान हमने पकड़ा होगा तो साइड में रखकर ही हम रेस्ट करते हैं। तो सेम सेंस में कि यानी कि यहाँ पे कोई सेंस लेटने का या गिरने का सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि इस लगेज को क्या किया गया होगा, पहले रखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यानी कि अगर यहाँ पे बी टू थी तो जिसमें मैंने करेक्शन करूँगा, इसके मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, आपकी लेड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेड। अब आगे वाला भी देख लेते हैं क्या सही था या नहीं था। एंड ले डाउन, मतलब ले यहाँ पर भी या तो फर्स्ट होगी या तो सेकंड होगी। बट यहाँ पे ये क्या है, आपकी सेकंड ही है, फर्स्ट तो होगी नहीं यहाँ पे। अगर मेरे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अगर पास्ट से हो रही है, तो आगे वाला भी सेंटेंसेस किसमें बनेगा, आपका पास्ट में ही बनेगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पे लेट आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब सेंस आएगा लेटने का, और लेट कर वो क्या कर रहा है, कुछ टाइम तक, कुछ क्षणों के लिए वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये वाला सेंस बना। यानी कि अगले वाला तो बिल्कुल सही है, किंतु पिछले वाला यहाँ पे गलत हो गया। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो जितने भी कन्फ्यूज़िंग वर्ब आज हम करेंगे, इनको आपने रिवाइज़ करना है। एंड देन अगले दिन मैं आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊँगा, जो आपके एचपी पुलिस, पटवारी या फिर जो भी एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे आपके, उनमें फिलर्स के तरीके से ये एग्ज़ामिनर पूछता है। एरर के लिए ध्यान में रखेंगे, एसएससी एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम रहता है आपका, तो वहाँ पे ये आपके काम आएँगी, कि यहाँ पे एरर्स किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं आपके इन वर्ब्स में। क्लियर है इतनी चीज़ें? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो जी आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आपकी कन्फ्यूजिंग वर्ब रहेगी हमारे पास हैंग, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग, जिसका मतलब होता है फांसी पे लटका देना किसी चीज़ को। इस चीज़ को नहीं, आपके किसी इंसान को फांसी दी जाएगी तो उसे हम बोलते हैं फांसी पे चढ़ाना, हैंग्ड हैंग्ड हैंग्ड। अब एक और सेम होती है, सेम इसके तरीके की। अब यही वाला हमें डिसाइडेड करना है कि कब हमें हैंग के बाद हैंग्ड लगाना है, कब हमें हैंग्ड लगाना है। मतलब जब फांसी का सेंस आएगा, देन तभी हम यूज़ कर पाएँगे ना, आपका हैंग्ड हैंग्ड। और जब आपका हैंग मतलब आएगा, और जब मुझे सिर्फ़ टाँगना होगा, जैसे हम दीवार पे कोई घड़ी टाँग देते हैं, या मैं अपनी शर्ट को हुक के साथ टाँग देता हूँ, ब्लैक बोर्ड को हम आपका कील के साथ हम टाँग देते हैं। यानी कि ये जब टाँगने का, यानी कि किसी चीज़ को सिर्फ़ टाँगने के बारे में या फिर लटकाने के बारे में सेंस बनता है, देन हम आपका अप्लाई करते हैं हैंग का, हंग हंग जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रहती है। किंतु किसी इंसान को फांसी दी जा रही है, देन आप क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पे? फांसी पे चढ़ाने के लिए हैंग्ड, हैंग्ड बी टू एंड ये आपकी बी थ्री, ये आपकी बी टू और ये बी थ्री।
अब एग्ज़ाम में ये भी चेक करना कि हाउ टू डिसाइड कि आपकी V2 है, V3 है। इसके साथ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, इसके साथ आपको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब ज़रूर मिलेगी, थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये डिसाइड करेगी कि V2 है या फिर V3 है। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं एरर के लिए, द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अब देखिए बोला है कि द सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि नौकर, हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, कि वो क्या करता है पिक्चर को वॉल, वॉल यानी कि दीवार के ऊपर क्या करता है, क्या करता होगा? उसे फांसी दी जा रही होगी यहाँ पे पिक्चर को। अगर मैंने हैंग्ड यूज़ किया तो मतलब क्या V2। अब देखो V2 मैंने बोला मतलब क्या है V2 का? कैसे डिसाइड किया मैंने V2? V2 यानी कि पीछे क्या है आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, क्योंकि V2 सेकंड सेम है, V3 सेम है। तो हाउ टू डिसाइड कि ये आपकी V2 या V3 है? तो मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब पीछे नहीं होगी तो ये V2 है, ये नहीं होगी तो ये क्या है? V2 है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि V2 है। पर सेंस तो वही रहा ना कि फांसी पे चढ़ाने का। क्या पिक्चर को, कोई तस्वीर को आप फांसी दे देते हैं? तो आंसर आता है बिल्कुल भी नहीं। हम पिक्चर को फांसी कभी भी नहीं देते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है? टाँगने का। मैंने पिक्चर को दीवार के ऊपर क्या किया गया होगा? उसे टाँगा होगा या लटकाया होगा। तो सेंस ये वाला बन रहा है, तो यानी कि ये वाला मेरा गलत हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करनी है? हंग करनी है, और वो भी कौन-सी? V2 यूज़ करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द सेशंस वाज़ कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। अब देखिए, जो अपराधी है, आपका सेशंस होता है अपराधी, वो कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। अब देखो उसे जो अपराधी है वो कन्विक्टेड हो चुका है, उसका दोष सिद्ध हो चुका है, और उसे क्या दिया जा रहा है अब? ऑर्डर किया गया है। किस चीज़ का ऑर्डर किया गया अपराधी को? अपराधी को टाँगने का सेंस बनता है क्या कभी? इस अपराधी को टाँग दिया जाए या लटका दिया जाए? तो वहाँ पे मतलब क्या आता है? टाँगने या लटकाने का मतलब है कि फांसी पे चढ़ाना। जब भी हमारे जजेस या कोर्ट के अंदर डिसीजन आता है किसी अपराधी को एज़ अ हैंग्ड करने का या हंग करने का, हैंग करने का, मतलब क्या रहेगा वहाँ पे हमेशा ही कि उसे फांसी पे चढ़ा दो। चाहे हमारे पास जो स्टोरीज़ रहती हैं एंशिएंट टाइम की, जैसे किंग हो गए आपके, तो जो राजा-राजा रहा करते थे, तो वो भी जब भी किसी चीज़ को ऑर्डर देंगे, देन वो क्या ऑर्डर होगा? टाँगने का किसी इंसान के लिए। तो वो टाँगने का नहीं होगा, वो होगा फांसी पर चढ़ाने का। तो यानी कि यहाँ पे टू बी हैंग्ड आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो। फाइंड नेक्स्ट वर्ब है आपकी फाउंड। फाउंड जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ फाइंड कर लेना, यानी कि पाना, कोई चीज़ हमने पा ली है। इसके अलावा हमारे पास एक और होती है जो सेम सेम हमें दिखने को मिलती है, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, यानी कि ये आपकी सेम सेम है। तो यहीं पे कंफ्यूज होती है कि ये आपकी V2 है या V1 है या V3 है। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट है कि हाउ टू फाइंड इट कि V1 है, V सेकंड है, V3 है। तो ये हमें सेंटेंसेस को पढ़कर सेंटेंसेस की नीड बताएगी कि यहाँ पे ये किसके तरीके से यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है? अब फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ एस्टैब्लिश कर देना, स्थापित कर देना, ठीक है? नव-निर्माण करवा देना किसी चीज़ जगह पे जाके, तो वो मतलब रखता है इसका। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वाज़ फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। जो यूनिवर्सिटी थी वो कब स्थापित की गई थी? 1950 में, जब इंडिया वाज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, जब कई कई पहलुओं में, जब इंडिया क्या था, कई पहलुओं में, इन एनी एस्पेक्ट मतलब कि महत्वपूर्ण जो पहलू थे जिनके अंदर इंडिया जो था सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, मतलब आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय पे यूनिवर्सिटी क्या की गई थी? इस्टैब्लिश की गई थी। इस्टैब्लिश के लिए मुझे पाना नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी पा ली गई होगी। तो यानी कि यहाँ पे जो फाउंड आया, क्या ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है क्या? क्या ये वाली हो सकती है यहाँ पे? तो नहीं होगी। आपने थोड़ा-सा रूल पढ़ा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव का मतलब होता है टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग। एक्टिव का मतलब होता है टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग। अगर टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग है तो वॉस के बाद तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। हमने टेंसेस पढ़े अभी कि वॉस के बाद तो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है आपका कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे हमेशा ही क्या दिखती है? V3 दिखेगी। चाहे हेल्पिंग वर्ब आपके हैज़ हो, चाहे हैव हो, या फिर आपके इज़ हो, एम हो, चाहे आर हो, चाहे आपका वॉज़ हो, चाहे वर हो। इन सभी के बाद भी मुझे क्या दिखता है? V3 ही दिखती है। तो ये डिसाइडेड करते हैं कि आपका जो सेंटेंसेस है वो पैसिव में लिखा गया है। देखिए, यानी कि वॉज़ के बाद ये जो लिखी गई वर्ब होगी तो वो तो V3 होगी। किंतु V3 ये वाली है ना मेरी फाउंड, फाउंड है जिसका मतलब है पाना।
मतलब यहाँ पे पाने का सेंस नहीं आ रहा है, तो यही गलत लिखी गई है। वॉच के बाद V3 लिखेंगे तो फ़ॉन्ट तो गलत आ रही है, मुझे इसकी जगह पे क्या यूज़ करना है, आपका फाउंडेड यूज़ करनी है। मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, फाउंडेड लगानी है। V3 इसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस चाहिए इसमें आपकी, तो थोड़ा-सा इसको नोट डाउन साथ-साथ में करते रहिएगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है कि यहाँ पे सर हमें समझ में नहीं आई हैं चीज़ें, देन मैं फिर रिप्लाई कर दूँगा वही चीज़ें, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास फॉल, फेल, फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन का मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब गिरना, ये कोई चीज़ होती है जब ऑटोमेटिकली गिर रही होती है देन हम आपका अप्लाई करते हैं फॉल, ये हमेशा ही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फेल होता है गिराना, जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती गिराते हैं या मैंने किताब गिरा दी, मैंने पुस्तक गिरा दी, मैंने मोहन को गिरा दिया, समथिंग इस तरीके का जब सेंस आएगा, तब आप हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? फेल यूज़ करेंगे। बिल्कुल आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने के लिए कुछ है। फिर भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसमें। द रेन कंटिन्यू टू फेल ऑल आफ्टरनून। अब देखिए क्या यहाँ पे जो रेन है कंटिन्यू टू फेल, फेल का मतलब होता है गिराना। क्या बारिश को गिराया जा रहा होगा या गिर रही होगी बारिश? तो हमारे पास जो आंसर बनता है बारिश को गिराया नहीं जाता, बारिश गिरती है यहाँ पे। यानी कि रेन क्या हो रहा है यहाँ पे फेल हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे फेल नहीं आएगा, क्या आएगा आपका फॉल आएगा। एक और चीज़ मैंने पीछे आपको बताई थी कि टू के बाद हमें क्या लगानी है, ऑलरेडी आपकी वी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी यहाँ पे। यानी कि टू के बाद ये रूल है इंग्लिश का कि टू के बाद हमेशा क्या लगाई जाएगी आपकी वी की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी फिलर्स आ जाए कि टू के बाद आपको कौन सी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्या सेकंड लगेगी, क्या यहाँ पे थर्ड लगेगी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे रखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगी आपकी फॉल आएगी, यानी कि गिर रही है। द थर्मामीटर हैड फेल्ड टू जीरो, यानी कि जो थर्मामीटर है वो गिराया जाता है या गिर जाता है। तो थर्मामीटर ऑटोमेटिक जीरो पे आएगा ना हमारे पास। जो चीज़ें ऑटोमेटिकल हो रही होंगी, यानी कि खुद गिर रही होंगी, देन आप क्या अप्लाई करते हैं वहाँ पे, आपका फेल्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फिर आपका फॉलन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे क्या लगा है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो अब मैं यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर पाऊँगा ना। अब मुझे क्या यूज़ करनी है, यहाँ पे बी की थ्री फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ स्नो फेलिंग इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे वेयर इज़ स्नो फेलिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ पे स्नो हो रही है या स्नो या बर्फ़ गिर रही है, यही सेंस बनता है ना गिरना। तो ये गिरने का बन रहा है या गिराने का? इंडिया में कहाँ पे स्नो गिराई जा रही है? गिराई नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ पे बनेगा आपका फॉलिंग। तो यहाँ पे आएगा आपका फॉलिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली लगा, और ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपका आगे लगा है। माई ब्रदर फेल फ्रॉम द ट्री। अब ये वाला सेंटेंस समझिए, मैं जो मेरा भाई है वो पेड़ से क्या हो गया, गिर गया, किसी ने गिराया नहीं है उसे। अगर मान लेते कि किसी ने गिराया होता तब आप क्या यूज़ करते वहाँ पे, आपका फेल, तब तो सही था। किंतु अगर यहाँ पे मैंने बोला कि वो पेड़ से गिर गया, तो वो गिरना सेंस क्या है, ऑटोमेटिकली आप खुद ही गिरा है ना, किसने गिराया नहीं है। देन आप यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, आप फॉल्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एस लग जाएगा ना, माई ब्रदर सिंगुलर में आ गया, माई सिस्टर बोलेंगे सिंगुलर, किसी का भी नेम होगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे नेम सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। लंबरजैक हैज़ फॉलन द ट्री, जो लकड़हारा है, लंबरजैक होता है लकड़हारा, हैज़ फॉलन द ट्री, उसने क्या किया है, ट्री को गिरा दिया है। अब गिराने का बना या फॉलन, यानी कि मतलब गिर गया, ठीक है, तो यानी कि उस लकड़हारे ने तो गिराया होगा ना। तो यहाँ पे हैज़ के बाद मुझे क्या यूज़ करनी है, फेल्ड यूज़ करनी है, ना कि ये वाली। तो यहाँ पे आएगी आपकी फेल्ड। आई होप क्लियर है इतनी चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे करते हैं फिर। चलो जी, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कन्फ्यूजिंग वर्ब आती है, और ये भी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ब है, जैसे कि विड, वेड, वाइडन। विड, वेड, वाइडन का मतलब होता है किसी चीज़ को आदेश देना या फिर किसी चीज़ का अभिवादन करना। या फिर एक और होती है आपकी विड, विड, विड ही रहती है, जिसका मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि विड लगानी है, हमें विड लगानी है, तो मतलब क्या है, उसका नीलामी में बोली लगाना है, या आप बोली लगा रहे हैं किसी चीज़ के विरुद्ध। एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड होंगी ये चीज़ें, तो एग्जाम्पल देखते हैं इनका। आई विड अगेंस्ट हिम,
अब देखिए आई बिड अगेंस्ट हिम, मैंने बोली लगाई है, किसके विरुद्ध लगाई है? उसके विरुद्ध लगाई है, तो यहाँ पे भी ठीक है ना? यहाँ पे आदेश थोड़ा ना है कि मैंने उसके विरुद्ध आदेश दिया या उसके विरुद्ध मैंने अभिवादन किया है। नहीं, मतलब क्या है, मैंने उसके विरुद्ध क्या किया है, नीलामी में बोली लगाई है। वी वेड देम अ फाइनल फेयरवेल, अब यहाँ पे वेड आया है, क्या ये सही आया है? वेड का मतलब यहाँ पे क्या आया है? आदेश देना या अभिवादन करना। तो फेयरवेल में उसने आदेश दिया होगा या फिर अभिवादन किया होगा उनका। हम अभिवादन करने को इस तरीके से लेते हैं कि एक प्रकार से हम उनको क्या कर रहे हैं, अभिवादन यानी कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रिस्पेक्ट होगा आपका या तो फाइनल फेयरवेल के दौरान जब हम उनको विदाई देते हैं, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, उनका अभिवादन ही कर रहे होते हैं। तो जब भी इस तरीके का सेंस आएगा, देन हम हमेशा ही ध्यान रखेंगे मतलब क्या है, अभिवादन करने का। शी वेड मी कम इन, ठीक है? शी वेड मी कम इन मतलब क्या है, आदेश देने का। ठीक है? उसने उससे बुलाया कि इधर आओ, तो वो आपका सेंस आया यहाँ पे आदेश देने का। कोई आदेश आपका नीलामी में नहीं आ रहा है बोली लगाने के लिए। क्लियर? साथ-साथ में कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है? अगर नहीं आ रही होंगी देन मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँगा। यही वाला टॉपिक थोड़ा डिफरेंट वे में। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन राइज़, रोज़, राइज़न। राइज़ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोज़ मतलब सेकंड, राइज़न मतलब वी की थ्री फॉर्म। इसका मतलब होता है ये हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा होता है एक सेंटेंस द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट। राइज़ेज़ मतलब उगना, उठना, बढ़ना, ये सारे मतलब होते हैं। जैसे सूर्य उग रहा होता है तो उगना बोलेंगे। कोई चीज़ बढ़ रही होगी, ग्रो कर रही होगी देन हम तब भी यूज़ करते हैं राइज़ को। सुबह-सुबह कोई उठ रहा होगा या उठना, कोई चीज़ धीरे-धीरे उठ रही होगी ऊपर की तरफ, ग्रो कर रही होगी देन तब भी हम आपका राइज़ यूज़ करते हैं। राइज़ एक आपकी इंट्रांज़िटिव वर्ब होती है, ध्यान रखेंगे। एक और सेम इसी के प्रोनंसिएशन के तरीके से हमें देखने को मिलती है रेज़। रेज़ होती है यानी कि कोई मुद्दा या प्रश्न, ठीक है? जिसे हम क्लास के अंदर उठाते हैं या कहीं बाहर उठाते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे आपका रेज़ यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म रहेगी रेज़्ड, रेज़्ड। अब उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना, कि किसी इंसान ने या किसी और ने आपका क्या किया होगा, कोई प्रश्न या मुद्दा उठाया होगा। उठाने के लिए या उगाने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें नीड पड़ती है ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका रेज़। एक और होती है रेज़, ज़ेड-ई, सेम प्रोनंसिएशन है इसकी भी, और जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रेज़्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है रेज़्ड। जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डिवाइड कर देना यानी कि उसे नष्ट कर देना, तोड़ देना, ये मतलब रहता है इसका। अब देखिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल करते हैं ना पहले। ही वाज़ सो इंसिक्यूटिव दैट ही रोज़ मैनी क्वेश्चन्स, वो इतना ज़्यादा उत्तेजित था कि उसने कक्षा में क्या किए, कई ज़्यादा क्वेश्चन्स पुट किए। ठीक है? इंसिक्यूटिव मतलब इंसिक्यूज़िटिव का मतलब होता है यानी कि उत्तेजित था, वो इतना ज़्यादा उत्तेजित था कि उसने कक्षा में कई क्वेश्चन्स पूछे। तो कक्षा में उसने क्वेश्चन पूछे, तो उसने रोज़ किया होगा मैनी क्वेश्चन, अपने आप उठ गए होंगे क्वेश्चन्स। कोई इंसान इतना ज़्यादा उत्तेजित है कक्षा के अंदर, तो कक्षा में क्या ऑटोमैटिकली आपके क्वेश्चन्स पुट हो जाएँगे या उठ जाएँगे? नहीं, उठाने वाला चाहिए ना। जैसे मैं रेज़ करूँगा, जैसे अभी आप मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप रेज़ करेंगे, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना हैंड रेज़ करेंगे या रेज़ नहीं करेंगे तो आप कहीं न कहीं अपना मुद्दा या प्रश्न रखेंगे ना कि सर ये चीज़ कैसे आई है? वो आपका क्या हुआ, कोई प्रश्न था, कोई मुद्दा था जिसके बारे में आप क्या करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे रोज़ ना आकर क्या आने वाला था, यहाँ पे रेज़्ड आएगा। अब ये V2 थी यहाँ पे, तो मुझे भी क्या यूज़ करनी है यहाँ पे, रेज़्ड ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने रेज़्ड ही क्यों लिखी, आपका सेकंड फॉर्म पहली फॉर्म क्यों नहीं लिखी यहाँ पे रेज़? अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता तो यानी कि पीछे वाला ये जो दैट लगा है क्लॉज़, जो कंजंक्शन लगा है, इससे पीछे वाला जो क्लॉज़ आया है, वो पास्ट में आया है। तो आगे वाला क्लॉज़ भी किसमें रहेगा, मेरा पास्ट में ही रहेगा ना। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर अगर आपका कोई कंजंक्शन लगा होगा और ये आपके 2 पेयरिंग को जोड़ रहा है, अगर पीछे वाला क्लॉज़ अगर आपका पास्ट में है, तो अगला वाला क्लॉज़ भी किसमें रहेगा, आपका पास्ट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेज़ेंट में बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मोक वाज़ राइजिंग इंटू द एयर। मैंने बोला स्मोक वाज़ राइजिंग इंटू द एयर, जो धुंध है वो
क्या है, हवा में उड़ रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन बना तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि राइज़िंग आ रहा है। कोई धुआँ जो होता है अपने आप ही उठता है ना ऊपर हवा में, कोई उठाने वाला थोड़ी ना होता है उसे। धुंध तो अपने आप ही उठती है। ये तो बिल्कुल सही है राइज़िंग यहाँ पे। अगले वाला देख लेते हैं। शी रेज़्ड हर हैंड फॉर अ क्वेश्चन। अब किसी लड़की ने क्या किया है, रेज़ किया अपना हैंड, तो उठाया होगा ना, अपने आप थोड़ी ना उठ जाएगा क्वेश्चन के लिए हैंड। तो उठाने वाला चाहिए, तो यानी कि रेज़्ड जो यहाँ पे जो आया है बिल्कुल सही आया है। वी रेज़्ड हिज़ आइज़ ब्रो। अब देखो जैसे हमारी आईब्रो होती हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, ये अपने आप उठती रहती हैं हमारी। जब मैं बोलूँगा कि मुझे उठानी है पेन, तभी मैं उठा रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यानी कि उठाना ही का सेंस बन रहा है यहाँ पे, अपने आप नहीं उठ रही है यहाँ पर भी। तो जब मैं उठाऊँगा तभी उठेंगी, तो वहाँ पर भी क्या है, रेज़ बिल्कुल सही है। द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, ये जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल बोला कि हमेशा सन उगता है ईस्ट से, पूर्व से ही उगता है, तो क्या इसके उगने में या इसे ये खुद उगता है या कोई उगाता है इसे कि ईस्ट से निकलेगा? तो नहीं, ये ऑटोमैटिकली होने वाले काम है, ये हमेशा ही यहीं से उगता है। तो यानी कि जो चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हों, खुद होती हों, देन हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे राइज़, रोज़, राइज़न, और जब कोई चीज़ उठानी होगी, मुद्दा या प्रश्न जैसा कोई उठाना होगा, देन हम आपका अप्लाई करते हैं रेज़, रेज़्ड एंड आपका रेज़्ड। नेक्स्ट देखते हैं वाइंड, वाउंड, वाउंड मतलब होता है इसका मोड़ना, लपेटना या फिर चाबी लगाना। इसका सेम वर्ज़न में आपका देखने को मिलेगा बाउंड। बाउंड होती है वी की फर्स्ट, सेकंड होगी आपकी बाउंडेड, बी की थ्री फॉर्म होगी आपकी बाउंडेड। इसका मतलब होता है घायल होना। वाइंड, बाउंड, बाउंड मोड़ना, लपेटना या फिर आपकी चाबी लगाना। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ही वॉज बाउंडेड बाय अ बुलेट। अब बुलेट के द्वारा वो क्या हो गया, आपका घायल हुआ होगा, या फिर आपका यहाँ पे मोड़ना या लपेटना या चाबी लगाने के बारे में सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पे जो सेंस आएगा वो है आपका घायल होने का। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है आपका बाउंडेड, बिल्कुल सही यूज़ हुई है। बाउंडेड यहाँ पे क्या हुई है, बिल्कुल सही यूज़ हुई है। बी3 लगनी थी, वो लगाई गई है। व्हाइल शी वाज चॉपिंग टोमेटो शी कट हर फिंगर, देन शी वाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक अराउंड हिज फिंगर टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि व्हाइल शी वाज, जब वो टोमेटोज़ काट रही थी, काटने के दौरान वो क्या कर रही थी, शी कट हर फिंगर, उसकी फिंगर में क्या क्या लगा, कट लगा। देन शी बाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक, उसने क्या किया, एक बाउंड यानी कि उसने क्या किया, एक पीस फैब्रिक क्या किया किया है, राउंड किया अपनी फिंगर के ऊपर। यानी कि लपेटने का सेंस आ रहा है या फिर मोड़ने का सेंस आ रहा है, ना कि घायल होने का। घायल के बारे में तो ऑलरेडी बताया ना कि कट लगा है उसकी फिंगर में। तो जो खून बह रहा था, वो जो ब्लीडिंग हो रही थी, उसको स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, उसको जो भी था आपका फैब्रिक का जो पीस था, उसे हमने राउंड अपनी फिंगर में क्या किया है, लपेटा है। तो यानी कि लपेटने का सेंस बना, तो ये भी बिल्कुल सही बना है। शी बाउंड, वी की सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट होती तो यहाँ पे क्या लगता है, एस लगता। ठीक है, तो ये सेकंड है, यहाँ पे आपकी ये वाली है, सेकंड वर्ब यूज़ हुई। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन का मतलब होता है उड़ना, एंड आपका फ्लो मतलब होता है फ्लॉड, फ्लॉड। जब भी फ्लाई यूज़ करेंगे तो उड़ना होता है, जबकि फ्लो यूज़ करेंगे एंड इसकी सेकंड फॉर्म रहेगी फ्लूइड, फ्लूइड आपकी बहना। नेक्स्ट आपकी सी, सा, सीन मतलब सेम है। सी का मतलब होता है देखना, इजी वर्ड है, आपने कई बार ये रिपीट किया है, पढ़ा भी है। और इसकी एक और भी फॉर्म होती है सौ की, सॉड, सॉड या फिर सॉन हम बोलते हैं। तो मतलब कि इसका आरी से चीरना या फिर काट देना। इस चीज़ को काटने के बारे में या फिर आरी से चीरने के बारे में जब भी सेंस आएगा, देन आप अप्लाई करेंगे सॉ। दे सॉट द डोर इन हाफ। अब देखिए यहाँ पे सॉट आएगा या फिर सी आएगा। देखिए जी, सी का तो यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं आधी डोर को देख रहा हूँ, अरे आधी डोर को देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब मेरी नज़र जाएगी किसी डोर के ऊपर, तो यानी कि एकदम पूरे के पूरे दरवाजे को देख रहा हूँगा ना मैं वहाँ पे, यानी कि आधे दरवाजे को देखने का सेंस नहीं बनता है हमेशा ही। तो यानी कि यहाँ पे दे सॉट द डोर इन हाफ नहीं होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ ये सही है, यहाँ पे सा नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगी आपकी कि उसने आधे जो डोर था उसको काट दिया है। यानी कि आधे डोर को उसने क्या किया है, काट दिया है, आरी से चीर दिया है या काट दिया है आरी से उसने, तो ये वाला सेंस बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ग्राइंड, सेकंड फॉर्म है इसकी ग्राउंड, थर्ड फॉर्म है इसकी ग्राउंड, जिसका मतलब होता है पीसना। एक और होती है ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब ये होता है इसका कि ज़मीन पे ले आना या फिर उड़ान भरने पर क्या लगा देना, पाबंदी लगा देना।
ये दोनों ही सेंस आपके सेम सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉर्न इज ग्राउंडेड इनटू मील। अब देखो द कॉर्न इज जो आटा है, जो आपका अनाज रहता है उसको पीस कर क्या कर बना दिया है आपका, मील में बना दिया है। ठीक है, आटे में कन्वर्ट कर दिया, ग्राउंड इनटू। तो देखिए पीसने के बारे में आया ना तो ग्राउंड आया है, इसके बाद बी थ्री आएगा। मैंने बोला ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब दिखती है आपको, या तो वो आईएनजी वाली में होनी चाहिए, अगर आईएनजी वाली में नहीं है तो बी टू नहीं होगी, वो क्या होगी आपकी बी थ्री। माई आंट्स ग्राइंड्स, अब यहाँ पे ग्राइंड बोला है ना, अब आंट्स बोला है ना, इसलिए यह आपका प्लूरल नहीं बना, इसके साथ एस नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ होता माई आंट, तब आप क्या यूज करते, एस यूज करते। तो ग्राइंड मतलब यही वाला है ना, पीसने वाला। तो ये पीसने वाला यूज हुआ है, बीट इनटू फ्लोर, यानी कि पीस कर उसे जो गेहूं है उसे पीस कर आपने आटे में कन्वर्ट कर दिया। एक होती है लेंट। लेंट मतलब होता है उधार देना किसी चीज को, किसी को उधार देना। और जब उधार लेने के बारे में आता है तब होता है बोरो, बोरड एंड आपका बोरो। ये ध्यान रखेंगे, उधार देना होगा तो हम यूज करेंगे लेंट, एंड आपका उधार लेना होगा तब आप यूज करेंगे बोरो। आई लेंट अवर लेडर टू माई नेबर्स। तो देखिए यहाँ पे लेंट यूज़ किया गया है, यानी कि मैं अपने पड़ोसियों को क्या दे रहा हूँ आपका यहाँ पे, अपनी सीढ़ी उधार में दे रहा हूँ। लेडर यानी कि सीढ़ियाँ, यानी कि जैसे सीढ़ी होती है उसे उधार दे दी है मैंने, तो वहाँ पे बी टू यूज़ की है। अब देखिए सेकंड वाला, मैनी बैंक्स विल नॉट लेंड टू पीपल विद बैड क्रेडिट्स। जब भी हमें बैंक से लोन चाहिए होता है तो वो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अगर हमारे पास बैड क्रेडिट होगा, क्या वो बैंक हमें लोन दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा। तो बोला गया है कि जो बैंक है वो कभी भी उधार नहीं दे पाते हैं। तो उधार देने के बारे में एज अ रिस्पेक्ट किसके किसके रिप्रेजेंट में बात बोली गई है, बैंक के। तो बैंक नहीं दे पाएगा ना, तो यानी कि वो उधार नहीं देता है। किनको नहीं देता है? वो जिनका बैड क्रेडिट होता है। तो देने के बारे में सेंस बन रहा है, तो लेंट तो बिल्कुल सही है। बी की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, नोट लगा है, बिल लगा है, बिल के बाद बी की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई एम बोरिंग अ फ्रेंड्स कार फॉर द वीकेंड। मैंने क्या किया है, उधार ली है। ठीक है, मैंने उधार ली है फ्रेंड की कार, इन द फॉर द वीकेंड, एक वीकेंड के लिए। ही बोरोड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो उसने लाइब्रेरी से क्या ली है, उधार ली है। तो उधार का ही सेंस बन रहा है ना यहाँ पे, वी टू यूज करेंगे। इस प्रकार से हमने आपके पूरी की पूरी जितने भी वर्ब के कंसेप्ट थे, कंफ्यूजिंग वर्ब के, वो सारे के सारे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, साथ साथ में कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद की वीडियो में हम आपके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका, जिसमें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें आपने क्या करना है, अभी के लिए इतनी चीज़ें पढ़नी है और इनको रिवाइज करना है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और इसके बाद हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम के पर्पज से आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो मुझे मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, ही हैज डैश द हाईएस्ट प्राइस। तो उसने उसके विरुद्ध क्या लगाई होगी, हाईएस्ट प्राइस में क्या लगाई होगी, बोली लगाई होगी। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बिट 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 बिट। थर्ड फॉर्म हैज़ के बाद बीत की आएगी। आदेश नहीं होगा, उसे हाईएस्ट प्राइस में आदेश देना या फिर किस चीज़ का विवादन करना सेंस नहीं बनता है। उसके ने क्या की होगी, उसके विरुद्ध हाईएस्ट प्राइस में क्या लगाई होगी, बोली लगाई होगी। यानी कि सारे कन्फ्यूजिंग वाले हैं। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, जो भी इसके एमसीक्यू क्वेश्चन वाले रहेंगे। तो जो इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे इन सभी के टॉपिक्स के, वो एमसीक्यू प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको सारे के सारे। टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे सारे के सारे, वन बाय वन। और उसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एग्जाम में हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी है, जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरीके से थिंक करेंगे एज अ फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा फिलर्स भरा जाएगा या किस प्रकार की एरर रहेगी, किस प्रकार से एरर डिटेक्ट करनी है, कौन सा रूल हमें कब सोचना है। एक सीक्वेंस रहती है सोचने की पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें आपका जैसे नाउन में एरर है या नहीं है, कितनी जल्दी हमें फाइंड आउट कर पाएँ कि आपकी नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर है, एडजेक्टिव की है। क्योंकि एक बार जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो यही वाला अप्लाई होता है कि हम हाउ टू डिसाइड कि आपकी नाउन की एरर है। क्योंकि नाउन के रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने पड़ता है कि कितनी जल्दी, कितनी फास्ट हमें एक क्वेश्चन को देख के सॉल्व करनी होती हैं चीज़ें। क्लियर है इतनी चीज़ें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।